जय जय दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को विचार करते हैं। कहा जाता है कि जो मध्यकाल है इतिहास में, जो मध्यकाल है उसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विरोधी माना जाता है। क्यों विरोधी माना जाता है विज्ञान को? कि वहाँ पे विज्ञान का ज़्यादा विकास नहीं हुआ, कि कई और कारण है, इसलिए मध्यकाल को विज्ञान विरोधी माना जाता है। आज हम सब मिलके यही निर्णय लेंगे कि वास्तव में विज्ञान विरोधी काल था मध्यकाल, कि एक ऐसी अफवाह फैलाई थी। हम इसके बारे में एक एक टॉपिक उठाते हुए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे क्यों कहा जाता है कि वास्तव में विरोधी था, कि बस ये अफवाह फैलाई गई। और अफवाह फैलाई गई तो किन लोगों ने अफवाह फैलाई, और यह सत्य है तो किस प्रकार सत्य है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। पहला, विज्ञान विरोधी क्यों कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, भारत के संदर्भ में ज्यादा सुनने को मिलता है कि जो भारत का मध्यकाल है वह विज्ञान विरोधी रहा। आज हम इसी पे आपके साथ चर्चा करेंगे। जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, तो हम सबसे पहले इसी पे आपसे चर्चा करते हैं। लिख देते हैं, मध्यकाल क्या विज्ञान विरोधी है? विज्ञान विरोधी काल है क्या? ठीक है, कि यह एक अफवाह फैलाई। यही सब पे आज हम लोग आपसे के साथ चर्चा करेंगे। ओके, जैसा कि हम आपको एक चीज बताएं कि प्राचीन काल में देखें तो सब अपने खुद के राजा थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आगे बढ़ता गया, लोग अपने मन के राजा होते गए। और जो शासक थे, उनके जो सामंत थे या जमींदार थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे। राजा केंद्र कमजोर होता गया और राजा आगे धीरे धीरे बढ़ते चले गए, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मध्यकाल में क्या है, तो इसको पहचानने के लिए हमें इसके विकास विरोधी क्यों कहा गया, इस पे सबसे महत्वपूर्ण देखना है। तो आप कह सकते हैं पहले तो यह विज्ञान विरोधी, विज्ञान विरोधी। सबसे पहला क्वेश्चन, विरोधी क्यों कहते हैं? आज हम सब पूरी चर्चा इस पर करेंगे, क्यों कहते हैं। तो जो देखने को हमें मिलता है कि इस समय सामंतों का बोलबाला हद से ज्यादा हो गया। किसका? सामंतों का। सामंतों तथा जमींदारों का क्यों हो गया, हम लोग इस पर भी देख रहे हैं। अगर हम लोग देखें, एक ऐसा सर्कल बनाते हैं, बीच में राजा है, जो वास्तव शासक है, राजा है। ठीक है, और इसने जो उसका केंद्र है, जो राजा है, इसका जो राज्य है, उसने इसने इसको बांटा। किस प्रकार बांटा? अलग अलग सामंतों, जमींदारों को कुछ जमीन उसने दे दी और कहा कि तुम यहाँ पे आज से पूरा भू राजस्व लेना तथा यहाँ के जमीन के मालिक आप हो। जमीन के मालिक आप हो। क्यों जमीन के मालिक हो? क्योंकि राजा को स्वतंत्रता चाहिए, राजा को कोई कार्य नहीं करना है, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, चाहिए उसको स्वतंत्रता चाहिए।
जो पूरा जो था, जो जमीन थी, तो पूरी इनके हाथ तो आ गई जमींदारों के हाथ में आ गई। इसलिए यह सामंत जमींदार शक्तिशाली धीरे धीरे होते चले गए। ओके, लेकिन हम लोग आगे देखें, लेकिन ये वास्तविक शासक नहीं बन पाए। अपने आप को राजा महाराजा तो कहला पाए इन्होंने, लेकिन वास्तविक राजा ए है, और ए इसके अंडर थे। इनके पास पैसा वगैरह है, तो धीरे धीरे है आगे प्रवृत्ति पे बढ़े। तो इन्होंने अपने आप को राजा महाराजा कहलाने में रुचि रखी, जैसे कि देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक हम और देखते हैं। वास्तविक राजा ए है जो कमजोर हो चुका। राजा ये लोग बन गए, जमींदार बन गए, राजा ये लोग बन गए, राजा बन गए, महाराजा बन गए। लेकिन जनता किसको राजा माने? इसको राजा माने कि इनको राजा माने, जो पूरा जुस्सा है? जनता हमेशा वास्तविक राजा की मानती है। तो इन लोगों ने क्या चाल चली, जो उस समय के धार्मिक बोल वाले लोग थे, वाले लोगों को अपने समर्थन में किया। किसमें क्या समर्थन? किसमें क्या समर्थन? किस प्रकार समर्थन में किया? इन लोगों से कहा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। किसका समर्थन करें? जो जमींदार है, सामंत है, जो राजा बन के बैठ चुके हैं, उनसे क्या कहा कि आप मेरा सपोर्ट करें। जो धार्मिक को समर्थन करने वाले लोग थे, समर्थन करने वाले लोग थे, समर्थन करने वाले लोग थे, जिन्हें हमने पुरोहित कहते हैं। पुरोहित में जो राजा लोग थे उनका समर्थन किया। किनका? जो जमींदार राजा थे, समर्थन किया। किस प्रकार समर्थन किया? जो मौलवी लोग थे उन्होंने अलग प्रकार से समर्थन किया, और जो हिंदू राजा थे या हिंदू में भी राजपूत, उनका समर्थन किस प्रकार किया? जो हिंदू राजा थे उन्हें, उनके अगर हम लोग वंश देखें तो हमें सूर्यवंश, अग्निवंश, नागवंश, चंद्रवंश इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। इत्यादि इन पुरोहितों ने जो जमींदार राजा थे या राजपूत राजा थे, उनको कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ दिया। क्या किया? भगवान से जोड़ दिया। जब जोड़ दिया भगवान से, तो कहा कि यह सूर्य के उपासक है, या अग्नि को उपासक है, या रामचंद्र के वंशज है, ये कृष्ण के वंशज है। तो मजबूर होके जनता ने इनको अपना राजा स्वीकार किया। हम इसलिए आप पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि आगे चल के हम पता कर सकते हैं कि विज्ञान विरोधी किस प्रकार है। ओके, इसके बाद धीरे धीरे जो इनके वंशज लोगों ने उनको राजा मानने से कोई परहेज नहीं किया। ठीक है, आप आज से हमारे राजा हैं। जैसे जैसे समय बीता, तो समय बढ़ते चला गया, इनकी भी मांग उठने लगी। पुरोहित थे, तो जो पुरोहित थे, इनका क्या था? इनका था कि लोग पढ़े लिखे ना हो, समझदार ना हो, ठीक है, तर्क ना करें, ठीक है, विज्ञान की ओर ना जाए। अगर हम इस पे गौर करें, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो शिक्षा नहीं पा पाएंगे, शिक्षा नहीं पाएंगे तो समझदार नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे तो वो किसी पे तर्क नहीं कर सकते, और
विकास नहीं होगा। तो इनकी जो रोजी रोटी है पुरोहितों की बहुत अच्छे से चलती रहेगी। समझ में आया? ऐसा हिंदू में ही नहीं, मुस्लिमों में भी सेम प्रक्रिया थी। हमारे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में ही प्रक्रिया थी। चाहे हम मौलवियों को देख लें या भादरियों को देख लें, सेम प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे का मिलकर सपोर्ट किया। ठीक है, अब अच्छा, जो सामंत है, जो इनको पूरी जमीन दे दी, क्या दे दी? जमीन। तो वास्तव में पूरा जो मालिक ये हो गए। ठीक है, अब किसान भी इनके अंदर है। कौन है? किसान भी इनके अंदर है। सॉरी, किसान इनके अंदर है। तो जो भी लगान है या कर या टैक्स है, पूरा किसके पास आएगा? जो सामंत बने बैठे इनके पास आएगा, इनके पास। और इनको विज्ञान से क्या लेना है? किसे विज्ञान से क्या लेना देना? ये अपने महलों में आराम से आराम फरमा रहे हैं, जो चाहिए वो मिल रहा है। तो इन लोगों ने विज्ञान के लिए कुछ भी कर नहीं किया। ठीक है, और जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा, किसानों के पास थोड़ा बहुत पैसा बचता था, उसमें किसानों ने खुद विज्ञान पे थोड़ा बहुत कार्य किया और विज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों ने कोई भी संरक्षण नहीं दिया। इन लोगों ने, जमींदारों ने, सामंतों ने, या जे लोग एक राजा के रूप में बैठे, इन लोगों ने किसी ने भी अच्छे रूप से संरक्षण नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं पूर्णता विरोधी नहीं, लेकिन कुछ तो विरोधी रहा है। ओके, और जो लोगों पर थोड़ा बहुत पैसा बचता था, तो इन्होंने थोड़ा बहुत विकास का कार्य किया। लेकिन एक कोई अच्छे से संरक्षण मिल जाता, राजा महाराजा इनको सपोर्ट कर लेते, विज्ञानशाला खुलवा देते, तो इनको अच्छे से सपोर्ट मिल जाता और इनका जीवन कष्टमय से थोड़ा सा बच जाता। ओके, अब आ जाओ, धर्म कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पुरोहित है तो इनको बिल्कुल बना ही दिया, मध्यकाल के लोगों को। अब धर्म होना कैसा चाहिए? हमें एक चीज देखने को मिलती है कि कोई कट्टरपंथी चाहता है, कोई नम्र चाहता है, तो हमें हर चीज से बच के रहना चाहिए। धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म प्रगतिवाद होना चाहिए। धर्म प्रगतिवाद, प्रगतिवाद होना चाहिए। ओके, प्रगति के बाद मानवतावाद होना चाहिए और कट्टर तो होना ही नहीं चाहिए। कैसा? धर्म कट्टर, कट्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? धर्म विज्ञान से जुड़ा हो, विज्ञान से जुड़ा हो। यह सब खूबियां हमें सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में बेशक रूप से देखने को मिलती है। और धर्मों की अपेक्षा सर सैयद अहमद साहब ने जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आगे चल के मुसलमानों जो जिस प्रकार चल रहे हैं उनका विकास नहीं हो सकता। और हिंदू 1857 क्रांति के बाद अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और मुस्लिम नीचे को कुसित जा रहे हैं, क्योंकि यह जो हिंदू धर्म है जो हिंदू धर्म है वह प्रगतिवाद है, कैसा प्रगतिवाद है। और जो मुस्लिम धर्म है वो कट्टरवादी है। कौन सा? कट्टरवादी।
सर सैयद अहमद साहब ने कहा है कि धर्म को हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। कुछ जो छोड़ने की चीज़ छोड़नी चाहिए, जो अपनाने की चीज़ें उन्हें अपनाना भी चाहिए। एक सर सैयद अहमद साहब के बोल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये हमें देखने को मिलता है कि पूरा धर्म इनके पास आ गया, ठीक है। किसानों से किसके पास आ गया? जो राजा बन के बैठे हैं, जो सामंत हैं, किसके पास आए? इन लोगों के पास। इनका जीवन विलासितापूर्ण हो गया, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे महलों में रहना, अच्छा सब कुछ करना। लेकिन जो किसान है, इन्होंने थोड़ा बहुत विज्ञान का विकास किया क्या क्या विज्ञान का जो थोड़ा बहुत विकास किया, उसको इन राजाओं ने बाद में संरक्षण दिया। क्या दिया? संरक्षण दिया। पहले नहीं दिया, जब ये बन चुके उसके बाद में संरक्षण दिया। क्यों दिया? अपने लिए, क्योंकि इनको विशालतापूर्ण जीवन जीना है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल कहीं ना कहीं विज्ञान विरोधी काल रहा है। ओके, इसके बाद आ जाओ भारत के संदर्भ में। विज्ञान विरोधी भारत के संदर्भ में विज्ञान विरोधी। अगर भारत के बारे में कहें तो यह पूर्णतः विज्ञान विरोधी काम नहीं है, लेकिन सीमित स्तर पे है। कहां पे? सीमित स्तर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्राचीन काल के रूप में देखें तो यहाँ पे ज्यादा विकास नहीं हुआ। प्राचीन काल में हमें ज्यादा विकास देखने को मिलता है, ठीक है। इस काल में संस्थागत मतलब राजाओं के द्वारा हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिला, व्यक्तिगत रूप से लोगों ने सपोर्ट किया, बनाया विज्ञान, लेकिन राजाओं ने अपने लिए उनको संरक्षण दिया। अगर ये लोग हमें पैसा देते, उस समय के लोगों को पैसा देते, तो कुछ अच्छा और करके दिखाते, लेकिन पूर्ण तरीके से, ठीक है। आगे चल के हमें देखने को मिलता है जो ये लोग हैं पुरोहित लोग, ये लोग विज्ञान को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर ये बढ़ाएंगे तो कुछ हो, लेकिन ये लोग अपना घर बनना चाहते हैं पुरोहित लोग, तो कैसे आगे बढ़े, ठीक है। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में देखें तो हिंदू धर्म शुरू से ही प्रगतिशील रहा है। तभी तो हमें रथों के बारे में जानकारी मिलती है, शस्त्रों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती है। लेकिन हम आज भी देखें तो हमारा भारत देश काफी आगे है। पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत आगे है। वो लोग सपने भी नहीं हमारे बराबरी नहीं सोच सकते, रियल में तो बात ही छोड़ो। तो वास्तव में से हमारी जो सनातन प्रक्रिया है या हमारा भारतवर्ष है, वास्तव में आगे बढ़ने की ओर बढ़ा है, ठीक। वो धर्म में हमें मानवतावाद ज्यादा देखने को मिली है। हमारे भारतवर्ष में हमने धर्म को बाद में रखा है, लेकिन मानवता पहले रखा है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर किसी ने गलती की है तो उसको सेम सजा होगी। अलग अलग नहीं कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम, तुम सिख, ईसाई हो, तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो, सबको सेम सजा, ठीक है। और मध्यकाल में विकास जो हुआ, व्यक्तिगत विकास हुआ। किस प्रकार व्यक्तिगत?
कि लोगों ने खुद विकास किया, ठीक है। लेकिन बाद में राजा महाराजा ने उसको थोड़ा सा संरक्षण दिया। अब आ जाओ कि दिल्ली सल्तनत काल में ये समझ में आ गया, दिल्ली काल में विज्ञान का विकास। किसका? विज्ञान का विकास कि इस काल में हुआ। और इसके बाद हम देखें मुगल काल में। मुगल काल में विज्ञान का विकास, इन सब पे हम चर्चा और करते हैं। किस पे? इन सब पे हम लोग चर्चा और करते हैं। इसको तो हमें निपटा दिया, ठीक है। अब हम लोग इन पे चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में विज्ञान का और मुगल काल। अगर हम लोग दिल्ली के बारे में देखें तो ये लोग तुर्क से आए, कुछ अपनी विज्ञान प्रक्रिया लेके आए, कुछ हमारे यहाँ जो चल रही थी, जो व्यक्तिगत चल रही थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। कौन से? तुर्क से लाए, तुर्क से लाए। और कुछ हमारे जोड़े, कुछ हमारे तो हमारी थी, और मिला के उन्होंने एक नया रूप विकसित किया, ठीक है। क्या क्या विकसित किया? तो हम नाल देख सकते हैं पहले नाल। नाल नाल क्या है? जो घोड़ों के पैरों में लगाते हैं कि उनको चलने में कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे यहाँ नहीं थी, ये लुप्त होती थी। ओके, इसके बाद देखिए रकाब। क्या? रकाब। रकाब क्या है? जो हम जो घोड़े पे बैठते हैं, जो घोड़ों पे लोहे के लगे रहते हैं पैर जम रखने के लिए, हम अपने पैर रखने के लिए, उसको हम लोग रकाब कहते हैं, जो जिम में लगे रहते हैं। तो अगर युद्ध कर रहे हैं तो घोड़ा को पहले क्या बैठना पड़ता, फिर तीर चलाते तो गिरने का डर रहता था, हम कैसे गिरे। और उसमें क्या है? रकाब है। तो हम घोड़े पे, घोड़ा दौड़ रहा है और हम उसको खड़े होकर आराम से तीर चला सकते थे, गिरने का डर नहीं था। तो ये रकाब भी है। ओके, अब आ जाओ आगे। पहले हमारे यहाँ जो हल होते थे एक फल वाले होते थे, मतलब एक ही उसमें काटा रहता तो बहुत टाइम लगता था बखरने के लिए। ये क्या लिया? दो फल वाले, दो फल वाले हल लाए, जिसको खेती करने में थोड़ी आसानी हुई। हमें वेदों में मिलता है कि 24 फल वाले हमारे यहाँ होते थे, लेकिन हमें वेदों में ही पढ़ने को मिला, देखने को आज तक साबुत हमें उसके नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिले कि यह तुर्क लोग हमारे यहाँ एक फल वाले होते थे, यहाँ पर दो वाले होते थे। कैसे होता ना, जो हल होते हैं ये लोग दो वाले लेके आए, दो होते थे और हमारे यहाँ एक के होते थे, एक के होते थे। इससे आगे चल के हमें थोड़ी सी खेती करने में आसान। ओके, और कहना है सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की उन्होंने, ठीक है। सिंचाई के बाद वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण के लिए क्या लाया? वस्त्र निर्माण के लिए करघा लाए, करघा का चरखा लाए, ओके, चरखा लाए। तथा भवन निर्माण की अच्छी अच्छी प्रक्रिया लाए। हमारे यहाँ जो भवन निर्माण होते पत्थरों से होते थे, ये लोग ईंट और चूने का प्रयोग करने लगे, ठीक है। यह बारूद भी लाए। एक बारूद के बारे में हम आपको एक बात बता दें, कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों की गलती रही है कि बाबर को बता दिया कि बारूद वो लाया। बाबर से पहले हमारे दक्षिण भारत में बारूद का आविष्कार हो चुका था या आ चुका था, लेकिन उत्तर भारत में नहीं आया था। उत्तर भारत में लाने का श्रेय हम बाबर को कह सकते हैं कि उसको दिया, लेकिन उसके पहले हमारे दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत काल में बारूद का विकास हो चुका था।
जो दुख लाए थे। ठीक है, आसवन विधि से शराब बनने की प्रक्रिया प्रारंभ। इसके बाद कागज निर्माण भी इसी समय चालू हो गया। यह सब व्यक्तिगत रूप से विकास हुआ। कोई राजा महाराजों को संरक्षण नहीं करना है प्रक्रिया में। इस समय मुगल काल में हम देख सकते, तो मुगल काल में बाबर लाया तो तोपे बनी, बंदूकें बनी। ठीक है, तोपे बंदूकें बनी और बारूद आए। तो बोले आदमी बनने चालू हो। ठीक है, जहाज निर्माण प्रारंभ हो गया अच्छी तरीके से। जहाज निर्माण का जहाज निर्माण के बाद हमें गुलाब से इत्र या इत्र अच्छी क्वालिटी का देखने को मिला। नूरजहां की मां असमत बेगम जो नूरजहां की मां है, इतिहास में देखने को पढ़ने को अच्छी तरीके से मिलता है। आप लोग कमेंट में बताना कि नूरजहां किसकी पत्नी थी। ठीक है, कौन शासक की पत्नी थी या कौन की पत्नी थी। ठीक है, उनकी मां इत्र बनाने की प्रक्रिया है। इसके बाद धातु शोधन और धातु अलग है, अच्छी धातु निकालना। धातु शोधन भी है कैसे मुगल काल में, धातु शोधन धातु शोधन के बाद भवन निर्माण के लिए पहले नक्शा बनाओ। यह प्रक्रिया है पहले नक्शा बनाओ, आप कैसा बनाएंगे और फिर इसके बाद हमें देखा हम पास करेंगे तो ये आप निर्माण करो। पहले से बना के खड़े आना कर दो। हमारे यहाँ पहले बना दिया जाता फिर राजा महाराजा को दिखाएंगे, ऐसा नहीं। पहले आप हमें छवि दिखाओ कि हम ऐसा बनाएंगे, इसके बाद आप हमें हम कंफर्म करेंगे कि आप हाँ ठीक है अच्छा तो बना लेंगे। इसके बाद हमें ये देखने को और मिलता है मुगल काल में जो जयसिंह है उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। किसने? जयसिंह। नक्शा और जयसिंह ने 5 वेधशाला निर्माण। ओके, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। इसके बाद इन्होंने जरदोजी, कहीं हम लोग इसको जरदोजी भी कहते हैं। जरदोजी क्या है? सोने की चांदी के तारों से कढ़ाई बुनाई प्रक्रिया। जैसे कि हम लोग देख रहे थे शेरवानी हो गया, लहंगा चुन्नी हो गया, या हमारी सब लोगों के माता बहनों के दुपट्टे वगैरह या सूट वगैरह हो गए, उन पे जो फूल वगैरह करके आते हैं जो तारों से, आज के टाइम पे लाइलॉन के जो चमकीले लाइलॉन होता है या फिर ETC उनके तारों की कढ़ाई बन के आती है, उसको ही हम जरदोजी या जारदोजी कहते हैं। वही प्रक्रिया भी इनके समय प्रारंभ हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह विज्ञान विरोधी है या समझ आया? ये जो प्रक्रिया ये सब व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत। अभी आप लोग बताएं कि वास्तव में यह विज्ञान विरोधी काल है, वर्तकाल की नहीं। क्योंकि इस काल में कोई भी राजा महाराजाओं का संरक्षण नहीं मिला। हाँ, मुगल काल में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि इत्र का निर्माण एक राजा की, जो उस समय का हम कह सकते हैं कि पूरे भारत का राजा है, शासक है, उसकी शासन है, उसे उसको